हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉडकास्ट पहले से ही अवेलेबल हैं। इसमें हाइड्रोजन एस ब्लॉक, 11th और 12th दोनों का ही पी ब्लॉक, उसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सारी जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, चाहे वो 11th की हों या फिर 12th की हों, वो भी एक सिंगल पॉडकास्ट में, वो भी विद इन 40 मिनट्स अवेलेबल हैं। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट दैम। आपको इन्हें ढूंढने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, तो आप सीधे वहाँ पर जा कर के इनको विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑर्गेनिक के आप पीछे के छोड़ के चले जाते हो एग्जाम में, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स हो गए, उनका भी पॉडकास्ट अवेलेबल है, वो भी बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट दैम। आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एनसीईआरटी पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बेंजीन का प्रिपरेशन की बात करें अपन सबसे पहले, तो बेंजीन जो है वो कमर्शियली आइसोलेट की जाती है कोल तार से, है ना। हालांकि उसको लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो अपन देखते हैं कुछ मेथड्स में। पहला है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। ये मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब अपन इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं 873 केल्विन में, तो उसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है। 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो पॉलीमराइज करते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये बेस्ट रूट होता है फॉर एंटरिंग फ्रॉम एलिफेटिक टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड्स में घुसने का ये सबसे बेस्ट रास्ता होता है। रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में 873 केल्विन का टेम्परेचर होता है, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इथाइन मॉलिक्यूल के, और वो पॉलीमराइज होकर के बेंजीन बना देते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो जो भी एरोमेटिक एसिड्स होते हैं उनका डी कार्बोक्सिलेशन करने पे अपने को बेंजीन मिलता है। जो भी सोडियम सॉल्ट होता है बेंजोइक एसिड का, उसको जब अपन हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो वो बेंजीन देता है। सोडा लाइम क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH को मिला करके अपन सोडा लाइम कहते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिडक्शन करके भी अपने को ये सब मिल सकता है। फिनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन। फिनॉल जो है वो बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है जब उससे अपन वेपर्स पास करते हैं ओवर हीटेड जिंक डस्ट। हीटेड जिंक डस्ट के ऊपर जब अपन वेपर्स पास करते हैं तो जो फिनॉल होता है वो रिड्यूस होकर के बेंजीन बन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो एरियंस जो है वो कैरेक्टराइज की जाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। हालांकि स्पेशल कंडीशंस में ये एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी दे सकती हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं एरीन्स की, वो हैं नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें अटैकिंग रिएजेंट जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, यानी फाइल यानी होता है लविंग, जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग होता है उसको अपन इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और वही यहाँ पर आकर के अटैक करता है। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेशन। एक नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में जब बेंजीन को हीट किया जाता है मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को अपन कहते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर। और जब नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ अपन बेंजीन रिंग को हीट करते हैं तो अपने को एक नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है और अपना बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। हेलोजनेशन की अगर बात करें तो एरियंस जो है वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर एक लेविस एसिड की अपने को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeBr3, एनहाइड्रस AlCl3, ये सब कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है और उससे अपने को हेलो एरियंस मिल जाती है। यानी कि बेंजीन की अगर अपन रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस लेविस एसिड्स के साथ तो अपने को क्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगा, अगर अपन ने क्लोरीन यूज़ किया है तो। सल्फोनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है और रिंग को कहते हैं, और यहाँ पर जो रिंग होती है वहाँ पर रिप्लेस होता है हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं अपन सल्फोनेशन। ये बेंजीन को हीट करके ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पर बेंजीन को अपन हीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का जो मतलब होता है वो है ओलियम, यानी कि H2H2O7, है ना। H2H2O7 को अपन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम भी कहते हैं, तो उससे अपने को बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन को अपन ट्रीट करते हैं कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और उससे अपना एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। हमको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलती है जब अपन बेंजीन का ट्रीटमेंट करते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन के साथ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है तो उसमें मैकेनिज्म में अगर अपन जाएँ तो वहाँ पर एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटाइन में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस वजह से जब भी अपन रिएक्शन करते हैं बेंजीन की 1-क्लोरोप्रोपेन के साथ तो अपने को नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलती है बल्कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलती है। वहीं पर अगर बात करें फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन की,
तो बेंजीन की रिएक्शन होती है एसाइल हैलाइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ पर भी एक लेविस एसिड की प्रेजेंस ज़रूरी है, यानी कि AlCl3 की, और उससे अपने को एसाइल बेंजीन मिल जाती है। अगर एक्सेस में आपने ले लिया है अगर एक्सेस में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को यूज़ कर लिया है तो फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो सकती है, जिसमें दूसरे हाइड्रोजन एटम जो है बेंजीन रिंग के वो भी सक्सेसिवली रिप्लेस हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। फॉर एग्जांपल, अगर बेंजीन को आप ट्रीट करोगे एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो वो क्लोरीनेट होकर के आपकी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना देगी, यानी कि हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6 बना देगी। जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के अनुसार जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनको माना जाता है कि वो 3 स्टेप्स में होती हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, उसके बाद एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक प्रोटॉन का रिमूवल होता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से। तो सबसे पहला स्टेप है अपना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो वो कैसे होता है? जब क्लोरीनेशन होता है या फिर अल्काइलेशन होता है या फिर एसाइलेशन होता है, तो जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है वो चूंकि एक लेविस एसिड है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में मदद करता है। जैसे कि क्लोरीन पॉजिटिव हो गया, एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप हो गया, RCO पॉजिटिव हो गया जिसको अपन एसाइलियम आयन हो गए, ये सब अटैकिंग रिएजेंट के साथ कंबाइन करके बनते हैं। ठीक है। अब नाइट्रेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन होता है यानी कि NO2 पॉजिटिव, वो प्रोड्यूस होता है बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन के ट्रांसफर से होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से वो प्रोटॉन आता है और नाइट्रिक एसिड में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जिसको अपने को याद रखना है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस होता है जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन का, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तो एसिड की तरह ही काम करता है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक बेस की तरह काम करता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड होने के बावजूद भी बेस की तरह काम करता है। इसलिए ये सिंपल एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा स्टेप होता है अपना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसको अपन एरिनियम आयन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो उससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है या फिर एरिनियम आयन बनता है, जिसमें एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एरिनियम आयन जो है वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर एरिनियम आयन जो है वो अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज कर देता है, क्योंकि डीकलराइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स को, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को स्टॉप कर देता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर एरिनियम आयन जो है वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर क्यों लूज करता है? क्योंकि डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का और वो sp3 हाइब्रिड कार्बन पे नहीं जा पाता है। फिर लास्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूवल। तो अगर अपने को एरोमेटिक कैरेक्टर को रीस्टोर करना है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटॉन को रिलीज करता है। कहाँ से? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जब उसका अटैक होता है AlCl4 नेगेटिव से, है ना। हेलोजिनेशन के केस में AlCl4 नेगेटिव होता है, अल्काइलेशन के केस में भी AlCl4 नेगेटिव होता है, और एसाइलेशन के केस में भी यही होता है। वहीं पे नाइट्रेशन के केस में HSO4 नेगेटिव जो है वो अटैक करता है। ठीक है। फिर अपनी आती हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शंस। तो जब वाइगोरस कंडीशंस होती हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन होता है बेंजीन का और वो साइक्लोहेक्सेन देता है। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंट होने पर थ्री क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेंजीन में ऐड होते हैं और बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना देते हैं C6H6Cl6, जिसको अपन गामाक्सीन भी कहते हैं। आई थिंक मैंने आपको पीछे थोड़ा सा गलत बता दिया। जो हेक्साक्लोरो, जब अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को एक्सेस में यूज़ किया था, तो फर्दर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जब हो गई थी, यानी जब अपन ने बेंजीन का ट्रीटमेंट कराया था एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो वो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। मैंने शायद आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल दिया था, तो वो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड तब बनता है जब अपन 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट रिएक्ट कराते हैं, तो वहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, जिसको अपन गामाक्सीन भी कहते हैं या फिर BHC भी कहते हैं। कंबशन की अगर बात करें तो जब हीट किया जाता है एयर में, तो बेंजीन जो है वो सूती फ्लेम के साथ बर्न होता है और CO2 और वाटर को प्रोड्यूस करता है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे, जो कि फंक्शनल ग्रुप का होता है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। जब भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को सब्जेक्ट किया जाता है फर्दर सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो 3 पॉसिबल डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में नहीं बनते हैं। 2 प्रकार के बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, या तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, या फिर मेटा प्रोडक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंटली बनेगा। ये बिहेवियर जो है ये डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसा है, जो कि ऑलरेडी बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, ना कि एंटरिंग ग्रुप के नेचर पे। इसी को अपन कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स।
रीजंस जो हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव या फिर मेटा डायरेक्टिव नेचर ऑफ ग्रुप्स के, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस में। इसको कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप का कैसा इन्फ्लुएंस होता है। तो फिनॉल जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है 5 स्ट्रक्चर्स का। फिनॉल इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स, यानी कि 5 स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है फिनॉल। तो ये क्लियर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में ज़्यादा होगी। इस वजह से जो सब्सटीट्यूशन होती है वो मेनली इन्हीं पोजीशंस में होती है। हालांकि ये भी नोटिस किया गया है कि जो -I इफेक्ट है OH ग्रुप का, वो भी ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में बेंजीन रिंग की वो थोड़ी सी रिड्यूस भी होती है। लेकिन जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है इन पोजीशंस में, क्योंकि रिंग में रिजोनेंस भी होता है। इस वजह से जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को फॉर अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करने के लिए OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के जो दूसरे एग्जाम्पल हैं वो है NH2, NHR, NHCOCH3, OCH3, CH3, C2H5, यानी कि एल्काइल ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, NH एल्काइल ग्रुप हो गया, या फिर NHCOCH3 ग्रुप हो गया। अगर एराइल हेलाइड्स की बात करें तो हेलोजेंस जो है वो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं ना, थोड़े बहुत डीएक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है। तो इस वजह से ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेंजीन रिंग में वो कम हो जाती है। ये फर्दर सब्सटीट्यूशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती है। हालांकि अगर रिजोनेंस है, जो रिजोनेंस है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑर्थो पैरा पोजीशन वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशंस। इस वजह से ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। जो भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोबेंजीन के, वो अगर अपन देखेंगे तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके भी होते हैं, यानी कि अपन ने देखा था फिनॉल भी रेजोनेंस हाइब्रिड है 5 स्ट्रक्चर्स का, और क्लोरोबेंजीन जो है वो भी रेजोनेंस हाइब्रिड है 5 स्ट्रक्चर्स का। अगर बात करें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, तो ग्रुप जो कि डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन में, उनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं NO2, CN, CHO, CRO, COOH, COOR और SO3H एटसेट्रा। एक अगर अपन एग्जांपल की बात करें, नाइट्रो ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में, क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है। नाइट्रोबेंजीन जो है वो भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड है और इसके भी 5 ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस केस में जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेंजीन रिंग में वो डिक्रीज हो जाती है और उससे फर्दर सब्सटीट्यूशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। देयरफॉर दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसलिए इन ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में वो कंपैरेटिवली लेस होती है देन दैट एट मेटा पोजीशन से कम होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में मेटा पोजीशन की तुलना में कम होती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन में और उससे मेटा सब्सटीट्यूशन होता है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आपका रिविजन अच्छे से हो गया होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करना, क्योंकि शेयर करना तो बनता है। हालांकि जो बात है सब्सक्राइब और लाइक करने की, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो कंटेंट पे विजिट करो, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, बिल्कुल मत भूल जाना। चलो चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।